हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 9th ऑफ दिसंबर 2023। कल हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्लास करी थी, तो आज हम अपनी न्यूज़ बेस्ड क्लास करेंगे। टोटल 6 न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हर न्यूज़ के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे किस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होंगे आज के हमारे 6 न्यूज़ के टाइटल, जल्दी से समझ लेते हैं। हम लोग बात करेंगे यूनेस्को का रीसेंट रिकॉग्निशन टुवर्ड्स गरबा। सेकेंड न्यूज़ होगी गूगल से जुड़ी और गूगल का जेमिनी क्या, हम ये समझेंगे। थर्ड है एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। इसमें एनसीआरबी होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसके बारे में जानेंगे। फोर्थ होगी एथिक्स कमेटी की रीसेंट रिपोर्ट रिगार्डिंग लोकसभा एंड अ मेंबर ऑफ लोकसभा। फिफ्थ, इटली ने फाइनली अनाउंस किया अपना विड्रॉल फ्रॉम बीआरआई। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है बीआरआई चाइना का, और इसका क्या रीज़न है, इटली ने क्यों ज्वाइन किया था, अब छोड़कर ये सब समझेंगे। और आज की लास्ट न्यूज़ होगी लोकसभा में रिसेंटली पास हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ठीक है, ये आज की हमारी सारी इंपॉर्टेंट 6 न्यूज़ रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट, चलते हैं आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़ में। तो आज की पहली न्यूज़ है रिलेटेड टू यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गुजरात के गरबा डांस को। देखो, यूनेस्को वैसे तो वेरियस बिल्डिंग्स और वेरियस कल्चरल साइट्स को हेरिटेज साइट का स्टेटस देता है, पर कई बार यूनेस्को कुछ इनटैंजिबल चीज़ें जो फिजिकली आप देख नहीं सकते, मतलब टच नहीं कर सकते उसको, वो एक इमोशन है, एक एक्सपीरियंस है, उसको भी यूनेस्को एक कल्चरल हेरिटेज मानता है, जैसे गरबा डांस। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 18th सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमेटी जो बोत्सवाना में रखे जा रही थी, उस दौरान अनाउंस किया कि गुजरात का आइकॉनिक गरबा डांस जो है वो उसको शामिल करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल मतलब जो फिजिकली आप जिसको टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो गरबा डांस 15th कल्चरल आइटम है इंडिया से, जिसको यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया है। जैसे 2 साल पहले कोलकाता की दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया था 2021 में। ठीक है, तो गरबा आपको पता है गुजराती फोक डांस है जो हिंदू फेस्टिवल नवरात्रि के 9 दिन है, उन दिनों में इसको परफॉर्म किया जाता है। गरबा असल में वर्ड आता है संस्कृत से फॉर वुम, और गरबा लाइफ और क्रिएशन के बारे में बात करता है, एक वुमेन के बारे में बात करता है, एक वुमेन की बॉडी के बारे में, एक वुमेन की बॉडी के मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में असल में आप समझोगे फ्रॉम द डांस फॉर्म ऑफ गरबा। ठीक है, तो द डांस ऑल्सो मार्क्स अ गर्ल्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर इमिनेंट मैरिज, performed around a centrally lit lamp or a picture of status of goddess Shakti who represent the feminine energy of the universe। अब ये जो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की लिस्ट है, टेंजिबल में तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स आ गए, इंटेंजिबल में ट्रेडिशंस, लिटरेचर, पोइट्री, आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो अब आपसे यहाँ पर यूनेस्को के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिसेंट गरबा को जो ऐड किया उसके बारे में, और इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, गूगल ने अनवील किया है प्रोजेक्ट जेमिनी। देखो, जैसे ओपन एआई कंपनी का चैट जीपीटी है, और अब तो चैट जीपीटी 4 भी आ चुका है, गूगल का है बार्ड के अंदर ही काम करता है जेमिनी, जो बार्ड को और बेटर बनाएगा। और गूगल का एक ही मेन टारगेट है, चैट जीपीटी को बीट करना। ये चैट जीपीटी या बार्ड है क्या? ये चैट बॉक्स है जिससे आप बात कर सकते हो, पर आपको ये नहीं लगेगा कि मशीन बात करिए, आपको लगेगा कि ह्यूमन बात कर रहा है आपसे। तो ह्यूमनॉइड चैट बॉट्स है। ठीक है, तो गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है प्रोजेक्ट जेमिनी, एक एआई मॉडल डिजाइन एग्जिबिट ह्यूमन लाइक बिहेवियर का चैटबॉट। गूगल भी चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और स्ट्रांग बनाया जाए। उनके चैटबॉट का नाम है बार्ड, उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्ट्रांग बनाएगा ये जेमिनी। गूगल में एक डिवीजन है, इसका नाम है गूगल डीप माइंड। ये वो डिवीजन है जो सारे एआई रिलेटेड काम करता है गूगल में, उन्हीं के द्वारा इस जेमिनी को बनाया गया। ठीक है, अब देखो एआई को लेके कंसर्न्स भी बहुत सारे आने लग गए हैं, डीप फेक वीडियोस, पिक्चर्स, वो भी कंसर्न है, पर एआई की जो स्ट्रेंथ है वो भी सच में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो गूगल चैट जीपीटी को बीट करने की कोशिश करेगा अपने बार्ड और बार्ड के अंदर जो जेमिनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे गूगल, बार्ड, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ओपन है, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल डीप फेक्स, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट को समझ लेते हैं, क्या डाटा, क्या डिटेल्स यहाँ पर बताएगी। तो इस रिपोर्ट में इंडिया में जो क्राइम रिलेटेड स्टैट्स उनको असल में बताया गया, 58 लाख से ज़्यादा क्राइम हमारी कंट्री में रजिस्टर करवाए गए। असल में देखा जाए तो 2021 के मुकाबले इसमें 4.5% का डिक्लाइन है।
क्राइम रेट पर लाख पॉपुलेशन भी कम हुआ है, जो 2021 में था 445.9 क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन, 2022 में हो गया 422.2 क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन। पर इसमें एक चीज क्या है, क्राइम कम नहीं हुए, बढ़े, पर पॉपुलेशन बहुत तेज से बढ़ गई। तो अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखो तो पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से ओवरऑल क्राइम थोड़ा कम लग रहा है, वैसे क्राइम की कमी कोई खास आई नहीं इंडिया में, ठीक है। सेफ सिटीज में देखें तो कोलकाता लगातार तीसरे साल सबसे सेफ सिटी रहा, उसके बाद पुणे और हैदराबाद। साइबर क्राइम 24.4% से बढ़ा, जो कि एविडेंट है। हमारी कंट्री में सुसाइड्स का नंबर बढ़ा है, सुसाइड्स में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एमपी, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना जैसी स्टेट्स में देखे गए। इनके रीजंस रहे फैमिली प्रॉब्लम्स, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बैंकरप्सी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब प्रॉब्लम्स रहे। क्राइम अगेंस्ट SC ST इंडिया में बढ़े, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन बढ़ा है, क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन हमारी कंट्री में बढ़ा, ठीक है। तो जब भी ये रिपोर्ट आती है ना हलसर NCRB की, बहुत पॉजिटिव तो देखो ये नहीं होती, पर हाँ हमको समझ लगता है कि किस तरह के क्राइम्स इंडिया में बढ़ रहे हैं, कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बनाया गया था 1986 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे NCRB, उसके बाद वेरियस क्राइम रिलेटेड डिटेल्स, हमारी कंट्री में ओवरऑल क्राइम पर लाख पॉपुलेशन क्यों कम हुआ, सेफ सिटीज कौन सी है, साइबर क्राइम, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा सकता है। ये थे MP फ्रॉम वेस्ट बंगाल, TMC के MP थे, इनका नाम था मोहा मित्रा जी। इनको रिसेंटली लोकसभा से निकाल दिया गया क्योंकि एथिक्स कमेटी, इनके ऊपर असल में इल्ज़ाम था, जो एथिक्स कमेटी जिसको पूरा इन्वेस्टिगेट करी थी, इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने कुछ बिजनेस पर्सन से पैसे लिए और उनके अकॉर्डिंगली, उन बिजनेस पर्सन के अकॉर्डिंगली लोकसभा में सवाल पूछे। इनकी जो ऑफिशियल ID वगैरह थी, पासवर्ड वगैरह था, वो भी उन बिजनेस पर्सन के पास था। कुछ पर्टिकुलर लोगों के अगेंस्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछे जो एथिकली गलत है, आप इस तरह से पैसे लेके नहीं कर सकते। अब इनका इल्ज़ाम है कि ठीक से पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, बहुत सब चीज़ें हुई यहाँ पर। फाइनली हम देखते हैं एंड रिजल्ट क्या निकला। तो एथिक्स कमेटी जिसको साल 2000 में बनाया गया था, इसका मेन काम होता है कि मॉरल और मतलब मॉरल बिहेवियर, एथिकल बिहेवियर MPs का कैसा है वो उसको चेक करना। ये जो कमिटीज़ हैं, ये जो भी इल्ज़ाम लगता है वेरियस MPs पे, उनको स्टडी करती है, देखती है, उसमें एक इन्वेस्टिगेशन बिठाती है। उसके बाद ये जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है वो स्पीकर को दे देते हैं, स्पीकर उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को हाउस के सामने रखते हैं और डिसाइड करते हैं अब करना क्या, ठीक है। तो एक एथिक्स कमेटी होती है और उससे भी स्ट्रांग होती है प्रिविलेज कमेटी, जिसको स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बोलते हैं। वो ज़्यादा बड़े क्राइम्स में प्रिविलेज कमेटी जो है वो हैंडल करती है उसको, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर वेरियस तरह की कमिटीज को 2 लेवल्स पे डिवाइड किया जा सकता है। स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट होती है, काम करती रहती है, एडहॉक कमेटी जिसको टाइम टू टाइम बनाया जाता है, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है, एडहॉक कमेटीज जो है जैसी जरूरत है उस हिसाब से बना देते हैं। एडहॉक कमेटी आगे और डिवाइड होती है इंक्वायरी कमिटीज में और एडवाइजरी कमिटीज में। तो कोई इंक्वायरी करनी है, बना दी, बंद होगी, एडवाइज लेनी है, बना दी, बंद होगी, इस तरह से, ठीक है। आई होप आप यहाँ पर समझे। तो यहाँ पर रिसेंटली एथिक्स कमेटी ने क्या बोला, मोहा मित्रा जी कौन है, वेरियस कमिटीज कौन सी, एडहॉक, इन सब पे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। इटली ने रिसेंटली अनाउंस किया कि इटली लीव करेगा BRI प्रोजेक्ट ऑफ चाइना को। BRI है क्या, मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यहाँ पर चाइना अपने आप को पूरी दुनिया से जोड़ना चाहता है, रोड, रेल, शिप रूट के थ्रू। इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने, जिसके लिए चाइना बाकी कंट्रीज को इजी लोन भी दे देता है, पर कई बार चाइना लोन दे देता है, प्रोजेक्ट फेल कर जाता है, फिर उस कंट्री को बोलता है लोन वापस करो। तो इसको चाइना का ना डेट ट्रैप पॉलिसी भी बुलाया जाता है, ठीक है, कि लोन इतना दे दो कि अगली कंट्री वापस ना कर सके। जैसे श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट इसका बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है, ठीक है। इटली ने ज्वाइन जो किया था वो भी वैसे बहुत अजीब चीज थी। इटली एक यूरोपियन कंट्री है, G7 का पार्ट है, पर अब इटली के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी लीडरशिप के अंदर इटली ने फाइनली अनाउंस किया कि हम छोड़ रहे हैं BRI को। तो रीजंस क्या थे, US और यूरोप का प्रेशर, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज को रिस्क है हमारे ऊपर ज्यादा कर्जा ना बढ़ जाए, इटली को भी ये रिस्क है। यूक्रेन वॉर इसमें बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि चाइना का सपोर्ट रशिया की तरफ है। चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी तो सभी ने देखी, जो 2017 में श्रीलंका के साथ क्या हुआ। चाइना ने एक पोर्ट बनाया श्रीलंका में, मतलब श्रीलंका के थ्रू बनवाया, पैसे उनको दिए, बाद में श्रीलंका पैसे नहीं वापस कर पाया तो चाइना ने पोर्ट लीज पे ले लिया। तो ये रीजंस रहे। एक और दुनिया में प्रोजेक्ट है जो BRI जैसे है, पर ये थोड़ा एथिकली ज्यादा बेटर है, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। अब ये जब तक ये इजराइल वाली वॉर पूरी ठीक नहीं होगी तब तक तो ठीक से नहीं काम कर पाएगा। एक बार वॉर सॉल्व हो जाएगी तो ये प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुली काम कर पाएगा और आगे जाके इसमें इटली को भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो BRI, IMEC, रिसेंटली इटली ने क्या किया, इन सब चीजों पे सवाल आ सकता है। आज की लास्ट न्यूज,
लोकसभा ने 2 बिल पास किए, एक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट हुआ करती थी इसको 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया था साल 2019 में। ठीक है, उसके बाद काफी सारी चीजें चेंज हुई। डिमांड थी कि ये जम्मू एंड कश्मीर जो यूटीएस में इलेक्शंस करवाया जाए। अब लग रहा है कि गवर्नमेंट काफी क्लोज है इलेक्शंस के, तो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 ये सब तो सरकार ने 2019 में खत्म कर दिया था और स्टेट को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी श्रीनगर में, अब वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, उसमें सीटें होती थी 100, जिसमें से 24 सीटें होती थी पीओके एरिया के। आपको पता होगा JNK में ये जो एरिया ना, ये पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। हम यहाँ की भी सीटें खाली रखते हैं कि जब ये पार्ट इंडिया का हो जाएगा तब यहाँ से MPs को बुलाया जाएगा। तो पहले सीटें होती थी 100, उसमें से 24 सीट्स थी पीओके के लोगों के लिए 1988 तक। फिर ये सीटें 100 से 111 हुई, फिर ये बढ़ के 114 होगी। अब देखो फाइनली अब क्या बोला गया, जो 114 सीट्स हैं उसमें से 7 सीट्स को रिजर्व किया जाएगा SC मेंबर्स के लिए, 9 सीट को रिजर्व किया जाएगा ST मेंबर्स के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉमिनेट में इलेक्शन नहीं होते, खुद चुन के ले आते हैं 2 मेंबर्स को फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट कमेटी, मतलब कश्मीरी पंडित। ठीक है, उनमें से एक जो नॉमिनेशन है वो एक वुमेन होना चाहिए। ठीक है, जो कश्मीरी माइग्रेंट से बताया गया कि वो लोग जो 1 नवंबर 1989 के बाद कश्मीर वैली छोड़ कर आए किसी रीजन की वजह से, जम्मू एंड कश्मीर छोड़ गए, उनको यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट माना जाएगा। ठीक है, जो ये बिल है ये भी बोलता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर LG जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं एक मेंबर को जो कि डिस्प्लेस पर्सन है फ्रॉम POK, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उधर से जो इस तरफ आए वहां से भी एक पर्सन को नॉमिनेट किया जा सकता है। तो इसका असल में रिजल्ट ये निकलता है कि बहुत जल्दी जम्मू एंड कश्मीर यूटी में गवर्नमेंट जो है इलेक्शंस कंडक्ट करवा रही है। एक चीज होती है डिलिमिटेशन, पहले तो जम्मू एंड कश्मीर पूरी स्टेट होती थी, इलेक्शन पूरे स्टेट में होते थे, अब यूटी में होंगे, तो फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी होती है। सरकार वो प्रोसेस भी पूरा कर चुकी है। तो आई होप आप इस चीज को समझे कि सरकार किस प्रोसेस में और क्या सरकार करना चाहती है। आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास आपकी यूजफुल थी, आपने काफी कुछ सीखा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपनी कल परसों इवनिंग की क्लास में, डिस्कस करेंगे अपने 6 MCQs को। तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।